बीएससी प्रथम वर्ष अनिवार्य हिंदी की कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, सह आचार्य हिंदी, जानकी देवी बजाज, राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा। प्रेमचंद के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी और बड़े घर की बेटी जो इनकी कहानी है उस पर चर्चा करने की बात हुई थी। आज हम प्रेमचंद जी की कहानी बड़े घर की बेटी को पूरा का पूरा सुनेंगे, क्योंकि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, परीक्षा की तैयारी के हिसाब से काम करना है। अतः पूरी कहानी जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए एकाग्र होकर हमें यह कहानी सुननी है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध बहुत देती थी। दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। अत्यधिक परिश्रम से इनका जो शरीर है वह निर्बल हो चला था। इसी से वैद्यक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। सम्मिलित कुटुंब अर्थात संयुक्त परिवार। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की अरुचि होती है। उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़, फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह, अर्थात आनंदी किसकी बेटी थी?
भूप सिंह की। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। कुछ हल्का सा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियाँ हुईं और दैवयोग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हज़ार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आँख खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं, ऐसा प्रेमचंद का कथन है। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न ही स्वीकार था कि अपने को वह भाग्यहीन समझे। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थे। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी संवरी सुंदर बहली तक तो न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। ये आनंदी के चरित्र को उत्कृष्टता प्रदान करता है। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी, किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? वह बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतना जल्द उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी जल उठती है, उसी तरह से क्षुधा बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदियाँ बहती हूँ। स्त्री गालियाँ सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई का हार खा लिया करते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जी पकड़ कर खींच लूँ। आनंदी को क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मज़ा चखाते। वह कौन? पति। पति का नाम श्रीकंठ सिंह। अब अपड़ उजड ठाकुर, क्या नाम है इनका? लाल बिहारी सिंह। कौन है लाल बिहारी सिंह? ये सब आपको याद रखने के लिए मैं बार बार दोहरा रही हूँ। लाल बिहारी सिंह इनके देवर हैं। किनके? आनंदी के। तो अब अपड़ उजड ठाकुर से न रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। हाथ साफ करना मतलब उसके ऊपर हाथ भी उठा लिया करता था, मार पिटाई भी कर दिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति। आप देखिए अभिव्यक्ति की शैली लेखक की कितनी सुंदर है कि आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई।
क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। कौन श्रीकंठ सिंह? आनंदी के पति। बृहस्पति को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी को भवन में रही, न कुछ खाया न पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक, रात 10 बजे तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। बेनी माधव सिंह कौन? इन दोनों, ये जो दोनों पात्र हैं, श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी सिंह, इन दोनों के जो पिता हैं वो हैं बेनी माधव सिंह। तो बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगें। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूँ ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊँ मुँह झुलस दूँ। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर यौन अकड़ता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे न रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते थे और किसी को जान भी नहीं पड़ता था। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक कर मारी। यदि हाथ से न रोक लूँ तो सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि बढ़ाने में तेल का काम कर देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निबाह न होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति पर स्वयं आती है तब उसकी कथनी और करनी में किस तरह से अंतर आ जाता है। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों श्रीकंठ,
अब श्रीकंठ कहते हैं, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछारें होती हैं। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़ें और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। तो श्रीकंठ कहते हैं, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझसे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन इतने में श्रीकंठ बोले, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। तो बेनी माधव जी बोलते हैं, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहाँ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हैं तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगीं। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसीलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों न हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। अब यहाँ पर जब हमसे किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है अथवा हमारे अपने किसी से कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, गलती होती है, तब अपनी गलती और अपनी त्रुटि को स्वीकार करने के पश्चात सामने वाले के मन में परिवर्तन अवश्य होता है। इस पैराग्राफ के माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख, एक बहुत बड़ी शिक्षा हम सबको मिली है कि लोगों के सामने अपने कुल की मर्यादा को बनाए रखने का उत्तरदायित्व पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर है। और दूसरा कि हम अपनी त्रुटि को स्वीकार कर लेते हैं और उसी स्वीकारोक्ति के बाद सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। आज इस कहानी में हम पुनः रुकेंगे, इतना ही, और कहानी का दूसरा भाग हम कल पढ़ेंगे, बल्कि तीसरा भाग, क्योंकि प्रथम भाग में हमने प्रेमचंद के ऊपर चर्चा की, उनकी कहानियों के ऊपर चर्चा की, उनके साहित्य के ऊपर चर्चा की। आज हमने प्रेमचंद जी की कहानी बड़े घर की बेटी को बहुत दूर तक हमने पढ़ लिया है। अब शेष जो भाग है, तृतीय भाग में हम कल इसकी पुनः चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।